तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि इमरजेंसी रूम में मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहा होता है। इसी बीच एमसी हमें अपने बारे में बताता है, कंपनी में ओवर वर्किंग करने की वजह से मेरे दिल में स्ट्रोक आया है, अब मैं मरने वाला हूँ। जन्म के बाद ही मेरे माता पिता कार दुर्घटना में मर गए और मैं एक अनाथ बन गया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने लगभग 20 साल एक डरावने सपने की तरह कंपनी में गुजारे, और वो भी बिल्कुल कम सैलरी में। मैं अपनी पूरी जिंदगी अकेला ही रहा हूँ, यहाँ तक कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। जिन, क्या तुम सुन रहे हो? अब मैं सोचता हूँ कि मेरी जिंदगी का क्या लक्ष्य था। जिन, क्या तुम सुन रहे हो? जल्दी से एडी यूज करो, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे बस सोना है, मुझे सोने दो। हमारे एमसी के बस यही शब्द के बाद हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मेंशन दिखाया जाता है। हमें मेंशन के अंदर एक रूम को दिखाया जाता है जिसमें बेड पे एक गोल्डन कलर का लड़का सोया होता है, और वो एकदम से जागता है और कहता है, क्या ये हॉस्पिटल है? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हॉस्पिटल में इतने लग्जरी रूम नहीं होते। तभी वो आसपास देखता है और हैरान होता है, क्योंकि उसे एक स्क्रीन दिखती है जिसमें लिखा होता है वेलकम टू मैजिकल कंटेंट एल्डेरा। अब एमसी को तो ये बात समझ में नहीं आती, उसे तो एक हफ्ता लग जाता है समझने में, पर हम लोगों को तो पता ही है कि हमारा एमसी जो है वो अनदर वर्ल्ड यानी कि एक मैजिकल वर्ल्ड में रिवोन हो चुका है। अब हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी यानी कि जिन चेयर पे बैठा होता है और कुछ पढ़ रहा होता है। तभी आहट होती है किसी के आने की, तो वहां पे एक लड़की आती है जो कि कहती है, मास्टर रेन, चाय तैयार है। तो गाइज मैं भी अब एमसी को रीन करके बुलाऊंगा, ठीक है, मैनेज कर लेना। और ये उसकी मेड है, तो मेड मेरे को पर्सनली बहुत क्यूट लग रही है। आपका क्या ख्याल है? आप कमेंट में जरूर बताना। मेड को रिप्लाई करते हुए हमारा एमसी कहता है कि थैंक यू ली। तो मुझे लगता है ये मेड काफी टाइम तक अपने एमसी के साथ रहने वाली है, तो इसे हम लोग ले तो नहीं कह सकते, ली कहेंगे। ओके, ली कहेंगे। तो ली को शुक्रिया करते हुए हमारा रिन हमें बताता है कि एक हफ्ता हो गया है और मुझे अपनी पोजीशन समझ में आ गई है। मरने के बाद मैं रिन एडगर बन गया हूँ। रिन एडगर तीसरा सन है ग्रैंड ड्यूक अल्फारिया एडगर का, और मेरा एक भाई भी है और एक सिस्टर। हमें यहाँ पे पूरी फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं डाइनिंग टेबल। रिन का भाई उसके लिए एक ड्रिंक लेके आया होता है और वो कहता है कि मैंने इस ड्रिंक पे काफी पैसा खर्चा है, अगर तुम इस ड्रिंक को पियोगे तो तुम्हारा मैजिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। रिन अपने भाई और बहन के साथ काफी खुश दिखाई देता है। उसकी माँ उसके लिए जैकेट लेके आती है। रिन एक्चुअली में अपनी फैमिली का सबसे छोटा लड़का होता है और इसी वजह से सब लोग उसे बड़े लाड प्यार से रखते थे, और वो ड्यूक का लड़का है तो वैसे भी उसकी पोजीशन काफी अच्छी है। ये सब चीजें रिन अपने दिमाग में सोच रहा होता है, I mean, हमें बता रहा होता है, और वो कहता है कि ये पुरानी जिंदगी से तो काफी अच्छी है। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक मैप दिखाया जाता है और एमसी हमें बताता है कि इस कॉन्टिनेंट का नाम एल्डेरिया है, एक ऐसा संसार या ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे हर चीज मैजिक से चलती है। और इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा ह्यूमन एम्पायर जो है वो है कैराडोरियल। इस कॉन्टिनेंट में सिर्फ इंसान ही नहीं रहते, इंसानों के साथ एल्व्स और ड्वार्फ्स भी रहते हैं। एडगर फैमिली एक नोबल फैमिली है जिसके पास 3 लाख से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी है और 1 मिलियन से ज्यादा इंसानी बस्ती वाला शहर। अब एमसी हमें बताता है कि नोवेल होने की वजह से उसके सिर्फ कपड़े ही अच्छे नहीं हैं, बल्कि उसके पास एक मेड भी है, पर्सनल मेड भी है, जो कि उसे सर्व करती है। देख रहे हो लोंडो, बंदे की तो लाइफ चेंज हो गई। मुझे पता नहीं एमसी मेरी इस बात को सुन रहा है शायद। फिर वो कहता है कि ये जिंदगी मुझे पिछली जिंदगी में किए हुए मेरी मेहनत का फल है। ली रिन को बताती है कि लॉर्ड ने उनको बुलाया है कुछ डिस्कस करने के लिए, तो क्या आप मेरे साथ चलोगे? अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ऑफिस नुमा रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा बैठा होता है और बाहर से एक बंदा आके कहता है कि यंग मास्टर आ चुके हैं। अब इससे हमें पता चलता है कि वो रिन के फादर हैं जो अंदर बैठे हुए हैं, उसे अंदर भेज दो। फादर, मैं पहुंच गया हूँ, बताइए क्या काम था? रिन, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? रिन हमें बताता है कि ये एडेरियन एडगर हैं जो कि मेरे फादर हैं और ये यहाँ के लॉर्ड हैं। नहीं, मैं नहीं जानता आपने मेरे को क्यों बुलाया। रिन, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है कि तुम्हें अब अपनी टेरिटरी संभालनी पड़ेगी। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम कहाँ जाना चाहते हो? मेरी टेरिटरी? हाँ बिल्कुल। अब जिस टेरिटरी को तुम संभालोगे फ्यूचर में वो नॉर्थ वेस्ट में है। लॉर्ड मैप में एक जगह पे इशारा करते हुए दिखाते हैं कि यहाँ पे तो तुम्हारी टेरिटरी होने वाली है। यहाँ पे ना तुम्हें शॉर्टेज रहेगी मैजिशियन की, और थोड़ा फूड का जो प्रोडक्शन है वो भी थोड़ा सुस्ती भरा है, तो यही डिफिकल्टी तुम्हें सोल्व करनी पड़ेगी। रिन, अभी तक तो हमारी जमीन बिल्कुल सुरक्षित है, पर फ्यूचर कुछ भी हो सकता है कैराडोरियल एम्पायर के साथ। जो भी फादर बोल रहे हैं बात तो बिल्कुल सही है। कैराडोरियल एम्पायर की जो रॉयल फैमिली है वो करप्टेड है और कभी भी उसमें विद्रोह हो जाता है। इस एम्पायर के बहुत सारे लॉर्ड ने आपस में ही एक दूसरे लॉर्ड्स को धोखा दिया है और उनको जान से मार के उनकी जमीन हथिया ली है। इस दुनिया में आके मुझे वो मिला है जो मुझे पिछली जिंदगी में नहीं मिला, प्यार और केयर।
मैं उन लोगों को नहीं खो सकता जो मेरी इतनी कदर करते हैं और मेरी इतनी चिंता करते हैं। रिन को गहराई में सोचते हुए देख के उनके फादर सोचते हैं कि क्या मैंने कुछ ज़्यादा प्रेशर तो नहीं दिया इस पे। तो वो रिन से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई और तुम्हारी बड़ी सिस्टर भी तुम्हें। अभी उनका सेंटेंस कंप्लीट हुआ नहीं था, तभी रिन चिल्ला के बोलता है, फादर क्या अगर मैं फूड की जो प्रॉब्लम है वो रिसोल्व कर दूंगा तो क्या मेरी टेरिटरी की सेफ्टी भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो रिन के फादर कहते हैं कि फूड इशो ऐसे ही ना बोल के थोड़ी सही हो जाएगा, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। रिन के फादर सोच रहे होते हैं कि जैसा मैंने सोचा था, ये अभी बच्चा है, इतनी प्रॉब्लम ये हैंडल नहीं कर पाएगा। रिन के फादर उसकी टेंशन लेते हुए अलग सोच में डूबे होते हैं, जबकि रिन भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा के सोच रहा होता है कि अब मेरा जो लक्ष्य है वो है कि इस युग में ह्यूमन को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लेके जाना। काफी सोचने के बाद एक कॉन्फिडेंस आवाज में वो अपने फादर से बोलता है कि फूड इशू मुझ पे छोड़ दो। एसलिंग सिटी जो कि वेस्टर्न मोस्ट लैंड की ग्रैंड ड्यूक एल्डरिन की टेरिटरी है, जिसका बॉर्डर सोरेन ग्रैंड जो कि एक दुश्मन है उसके साथ है, और ड्यूक की जो जमीन है वो नॉर्थ की तरफ। वेस्ट की साइड है एल्प्स की टेरिटरी और साउथ के साइड है खुला समुद्र। रिन की टेरिटरी एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे चारों तरफ से बॉर्डर ही हैं, और वो जो लोकेशन है उसकी टेरिटरी की वो बीच में है। तो वहाँ पे लगातार फाइट्स होती रहती हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो उपजाऊ जमीन है वो बंजर बन गई और वहाँ की पॉपुलेशन भी डे बाई डे कम होती जा रही है। ये सारी बातें रिन घोड़ा गाड़ी में बैठे हुए पढ़ रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि अगर मुझे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना है तो मेरे पास ना पर्याप्त मात्रा में लेबर होनी चाहिए। और हमारा रिन अपनी सिटी की ओर जा रहा होता है, यानी कि अपनी टेरिटरी की जो मेन सिटी है वहां पे जा रहा होता है। किताब में कुछ पढ़ने के बाद वो सोचता है कि मुझे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे कि मैं पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकूं। मेरे साथ कुछ अजीब सी बात हुई है, मैंने कुछ अलग टाइप की एबिलिटी हासिल कर ली है, जहां पे हमें सिस्टम दिखाया जाता है और सिस्टम में लिखा होता है होस्ट प्लीज यूज द स्कैनिंग एबिलिटी ऑन ए पर्सन। 10 बंदों का उसे स्कैन करना रहता है और उसने 6 का कर लिया होता है। अगर आपको अभी तक पता नहीं चल रहा है तो ये एक अप्रेजल स्किल की तरह ही है। अगर आप लोगों ने एनिमे या फिर आपने और भी मांगा पढ़ी होगी तो आप समझ गए होंगे। इस स्किल की वजह से मैं लोगों की स्किल को देख सकता हूँ, उनके एक्सपीरियंस को देख सकता हूँ, उनके स्टैट्स को देख सकता हूँ कि वो कितने पावरफुल हैं और वो क्या मेरे काम के लायक हैं या नहीं। सबसे पहले तो मेरा काम यही होगा सिटी पे पहुंच के कि मुझे टैलेंटेड बंदों को ढूंढना पड़ेगा जो कि मेरी हेल्प कर सके। यहाँ पे हमें ली को दिखाया जाता है जो कि अपने दिमाग में सोच के हमें बताती है कि 1 मिनट रुको, और उसे एक फ्लैशबैक आता है पीछे जब वो रिन के फादर से मिल रही होती है और रिन के फादर उसे कहते हैं कि मेरे लिए कृपया उस पर नज़र रखना क्योंकि मुझे नहीं पता कि हमारी टेरिटरी में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, तो मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ कि तुम उसकी रक्षा करोगी। और वो अपने मन में रिन को देख के बोलती है कि यंग मास्टर कृपया कोई मुसीबत खड़ी मत करना। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एजलिंग सिटी का सिटी लॉर्ड का मेंशन, जहाँ पे हमें सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि किसी से बात कर रहा होता है और बोलता है कि सर मैंने सुना है कि ग्रैंड ड्यूक का जो यंगेस्ट सन है वो आज सिटी में आ रहा है, क्या हम पहले अपनी चाल चलें? क्या आपको लगता नहीं है कि ग्रैंड ड्यूक कुछ ज्यादा ही खतरनाक जगह पे अपने लड़के को भेज रहा है, जिसे अभी नाड़ा बांधने नहीं आता, वो चलाएगा टेरिटरी को। मेरी चाल ऐसी चलेगी कि उसके भाई और बहन भी उसे बचा नहीं पाएंगे। अभी हमें मास्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और अभी ऐसी कोई भी हरकत मत कर देना जिससे कि पूरा प्लान खराब हो जाए। ये बात तो आपकी सही है, पर मैं तब क्या करूंगा जब उसे टैक्स और फाइनेंशियल फ्रॉड का पता चलेगा। अरे वो सोने के चम्मच में खाने वाला बंदा, उसे क्या मालूम चलेगा तुम्हारे टैक्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड का? वो इतना लाड़ प्यार से पला हुआ है, मुझे तो वो बिल्कुल कच्चा नींबू लगता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। जब वो यंग मास्टर आएगा तो उसे रैंडम वर्कआउट्स दे देना जिससे कि वो कंफ्यूज हो जाएगा। टाइमिंग को देखते लगता है कि अभी वो आने वाला है, तुम्हें वहां जाना चाहिए और उसका ग्रीट करना चाहिए, बढ़िया से स्वागत करो उसका। मास्क वाला बंदा अपने दिमाग में सोच रहा होता है एडेरियन, ये वो समय है जब तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें मिलेगी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रास्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिन और ली दोनों रास्ते में खड़े होते हैं और लैंड की तरफ देखते हैं। लैंड की तरफ देखने के बाद रिन अपने दिमाग में सोचता है और कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, यहाँ पे पॉपुलेशन की कमी होने की वजह से जो कल्टीवेट लैंड थी वो खराब होती जा रही है। ली क्या तुम मुझे इस एरिया का मैप दे सकती हो? रिन उस मैप को देखने के बाद यही बोलता है कि अगर मैं यहाँ से एक गुफा निकालूं और इस एरिया को साउथर्न सी पोर्ट से कनेक्ट, भी उसकी बात पूरी नहीं हुई होती है तभी उसे एक आवाज आती है, पिताजी
आप जुआ खेलना बंद करो। एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के पाँव को पकड़ के उसे गैम्बलिंग करने से मना कर रही होती है। वो चिल्ला के अपने बाप को बोलती है कि ये जो पैसा है वो मेरी माँ के ट्रीटमेंट के लिए है और तुम इसका जुआ नहीं खेल सकते, तुम इस सारे पैसे को जुए में हरा दोगे, इस बार मैं जीत जाऊंगा। वो अपनी लड़की से पैसे की थैली छीन के कहता है कि इस बार मैं पक्का जीत जाऊंगा, और लड़की वही बात कह रही होती है कि ये पैसा मेरी माँ के इलाज के लिए है। जब वो देखता है कि उसकी लड़की नहीं मान रही तो वो बिल्कुल गुस्से में कहता है कि अगर तुमने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हें अभी मारने का शब्द जैसे ही आता है तभी एमसी का मुक्का उड़ते हुआ आता है और वो धड़ाम से उसे बजता है भाई, बिल्कुल कनपट्टे पे, और वो गिर जाता है। हालांकि उस बंदे को मारने के बाद हमारे एमसी के हाथ में भी दर्द होता है। ली उसे कहती है कि यंग मास्टर, अगर अगली बार आप किसी को पीटना चाहते होंगे तो मुझे पहले इन्फॉर्म कर दे, जिससे कि ऐसा होगा कि मैं आपके प्रोटेक्टिव गियर जो है वो पहले निकाल के रख दूंगी। रिन ली से कहता है कि पहले उस लड़की को चेक करो उसकी कंडीशन कैसे है और मैं इस बंदे से डील करता हूं। हमें वो बंदा दिखाया जाता है जिसके 12 बजे होते हैं। रिन वहां पे जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, जो पैसा तुम्हारे बीवी की लाइफ बचा सकता है उसे तुम गैम्बलिंग में उड़ा रहे हो, क्या तेरा दिमाग घुटने में है? ये सब पूछने वाले तुम होते कौन हो? गाइज, अगर बैकग्राउंड में ये डॉगी का साउंड आए तो माफ करना, मेरा ही डॉगी है और मैंने काफी समझाया है इसे, बट मुझे अभी डॉगी की भाषा नहीं आती तो सॉरी अगर बैकग्राउंड में उसकी साउंड आएगी तो। मैं कौन हूँ ये मैटर नहीं करता कि मैं कौन हूँ, मैटर ये करता है कि अगर तुमने दोबारा गैम्बलिंग करने की सोची भी ना बेटा, तेरा जो सर है ना वो धड़ से अलग कर दूंगा मैं। समझा कि समझाऊं? अब एमसी की ये बात को सुन के वो बंदा बिल्कुल भाग जाता है वहां से रोते रोते और कहता है कि मैं कभी वहां नहीं जाऊंगा, मैं कभी गैम्बलिंग नहीं खेलूंगा। रिन वापस लौट के उस लड़की के हालचाल को पूछता है और साथ में ही ना वो अपने सिस्टम से उसके स्टेटस को देख लेता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपने आज हेल्प नहीं करी होती तो वो पैसा मैं खो देती, और वो पैसा मेरी माँ के इलाज के लिए था। अगर वो कहीं चला जाता तो मुझे मालूम नहीं कि मैं क्या करती। वो लड़की अपना दुखड़ा सुना रही होती है जबकि हमारा एमसी जो है वो उसके स्टेटस भी चेक कर रहा होता है साथ साथ में, और वो अब दिमाग में सोचता है कि इसके स्टेटस इतने हाई नहीं है पर इस लड़की के पास होली बॉडी ऑफ एग्रीकल्चर है जो कि खेती करने के मामले में बहुत ही हेल्पफुल है, और वो सोचता है कि फ्यूचर में अगर मुझे फार्मिंग करनी होगी तो ये लड़की उसके लिए बहुत जरूरी रहेगी। तुम भी टाउन की तरफ जा रही हो डॉक्टर ढूंढने अपनी माँ के लिए तो तुम हमारे कैरेज में हमारे साथ आ सकती हो, क्योंकि हम भी टाउन की तरफ ही जा रहे हैं। मैं अभी गंदी हूँ और मेरे कपड़े भी खराब हैं, मेरी वजह से आपका कैरेज गंदा हो जाएगा। ये कुछ लकड़ियों से बना हुआ एक ट्रांसपोर्ट का साधन ही तो है, और क्लीन करना ये मैटर नहीं करता, और प्लस मैं तुमसे पूछ रहा हूँ साथ में चलने के लिए। इस जगह की इतनी बुरी हालत है और यहाँ पे एक कसिनो चल रहा है। कहानी सुनाने वाला हमें बताता है, एक बार जो ग्रैंड ड्यूक और सोरेन के बीच में जो लड़ाई हुई है उसकी वजह से काफी ज्यादा सोल्जर मारे गए। पिछली बरसात में आए हुए बाढ़ ने पूरी जमीन को और फसल को बर्बाद कर दिया। यहाँ पे रहने वाले लोगों की जिंदगी जरा भी आसान नहीं है, उन्हें दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ा। रिन टाउन में एंट्री लेता है और यही सोचता है कि मुझे जल्दी से जल्दी जितने हो सके उतने बढ़िया लोग ढूंढने पड़ेंगे, रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे, जिससे मैं डेवलप कर सकूं अपनी टेरिटरी। रिन ली से कहता है कि हमें सबसे पहले सिटी लॉर्ड के पास जाना पड़ेगा और वहां से हमें कैश देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितना कैश है जो कि मैं डेवलपमेंट में लगा सकूं। वो लिलिन से पूछता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि लॉर्ड एस्टेट कहाँ है? तो लिलिन अभी बता ही रही होती है कि लॉर्ड एस्टेट जो है वो यहाँ पे, तभी एक आवाज आती है कि दफा हो जाओ यहाँ से। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके हाथ में हंटर होता है और वो घोड़े में बैठ के कहीं भाग रहा होता है, और सामने आने वाले बंदों को वो यही कहता है हट जाओ सामने से हरामियों, और रास्ते में भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और सबको हटने के लिए बोल रहा होता है। टाइम पे रिन को रास्ते से हटा देती है जिसकी वजह से उसे कोई चोट नहीं आती, नहीं तो वो घोड़े के सामने आ जाता और कुचला जाता। और वो घोड़े से भागने वाला आदमी जो रहता है वो हंटर को ऐसे ही लहरा के आगे बढ़ रहा होता है और वो चला जाता है। ली को देख के लगता है कि वो बहुत गुस्से में है। वो बड़ी चिंता से रिन की तरफ देखती है और उससे पूछती है कि मास्टर क्या आपको कोई चोट तो नहीं लगी? रिन ली का थैंक्स करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिन लिलिन से पूछता है कि वो कौन था, क्या तुम जानती हो उसके बारे में? तो लिलिन घबराते हुए कहती है कि वो लड़का यंग मास्टर है एडमिन फैमिली। आइजलिंग सिटी में जितने भी कैसीनोज हैं वो उसी की फैमिली के हैं। जितने भी कैसीनो वो उसी के हैं, इसका मतलब काफी रिच फैमिली से है ये। रिन ये सोच के मुस्कुरा रहा होता है कि बहुत बढ़िया, मैंने सोचा ही था कि मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, अब मुझे वो रास्ता मिल गया। लिलिन
हमें कैसीनो तक का रास्ता दिखाओ। मास्टर वहां मत जाओ, अगर आप वहां पे जाओगे तो आपका पूरा पैसा वो लूट लेंगे। अरे तुम चिंता मत करो, वो मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। लिलिन ये सोच रही होती है कि पता नहीं ये नोवेल कितना पावरफुल है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि रिन कैसीनो के बाहर खड़ा होता है और कैसीनो की तरफ देखते हुए वो बोलता है कि मैं अपना जो काम होगा, जो भी डेवलपमेंट का, उसकी नींव तेरे से ही रखूंगा और तू मेरे प्लान में शामिल होगा, देखता जा। तो वो ये बात कैसीनो की तरफ देख के बोल रहा होता है और इसी ओपी लाइन के बाद हमारा एमसी कैसीनो में एंटर करता है, जहाँ पे हम लोग अलग ही सीन देखते हैं। वहाँ पे कुछ लोग जीत रहे होते हैं, कुछ लोग हार रहे होते हैं और कोई गोल्ड कॉइन मांग रहा होता है उधार कि मैं उसे वापस कर दूंगा, जैसा कि कैसीनो में होता है। कई सट्टे लगा रहे होते हैं रेड रेड नंबर पे। तो अभी हमारा एमसी उन सब लोगों को देख के यही बोलता है कि जब तक यह कैसीनो रहेगा लोग काम को प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, उनका ध्यान भटकता रहेगा लालच में। लिन रिन को बताती है कि हमारे जो सैनिक है उन्होंने कैसीनो को चारों तरफ से घेर लिया है, तो क्या आप अभी कुछ एक्शन लेना चाहते हो? नहीं, अभी नहीं, पहले बड़ी मछली को तो फंसने दो। ठीक है। एक असिस्टेंट रिन को कहता है कि सर आप कौन सा गेम खेलना चाहोगे? मैं यहाँ बस पहले गेम्स देख रहा हूँ, क्या तुम मुझे कोई ऐसी गेम बता सकते हो जो खेलने में आसान हो? हाँ बिल्कुल सर, आप मेरे साथ आइए। असिस्टेंट उसे अपने साथी के पास लेके आता है, दोनों इशारों में समझ रहे हो कुछ चालाकी वाली इशारे करते हैं और वो कहता है कि सर ये जो 2 चिप्स हैं ये आपको फेंकने पड़ेंगे और अपनी किस्मत आपको जांचनी पड़ेगी। तो रिन भी उन चिप्स को लेता है उनसे और फेंक देता है और हम देखते हैं कि वो स्मॉल बॉक्स में घूमते हैं और उसके बाद असिस्टेंट और साथ में जो कोवर्कर होता है उसकी फेस पे अलग सी स्माइल होती है और वो कहता है कि ओपन 466, हाँ ये बड़ा नंबर है। अभी जो हमारा एमसी है वो खेल रहा होता है सिक्वो को। कैसीनो गेम जो थी वो ईस्ट एशिया में बहुत पॉपुलर थी और ये जो पासे जो फेंकते हैं, ये जो डाइस इन्होंने रखे होते हैं, इसमें छोटे नंबर और बड़े नंबर होते हैं। हालांकि इस कैसीनो में ये जो पासे हैं इनमें सिर्फ एक ही टाइप के नंबर दोनों तरफ छपे हुए हैं, यानी कि ये चीट कर रहे होते हैं। असिस्टेंट बिल्कुल मायूसी वाली आवाज में मास्टर से कहता है कि ओ आप बस जीतते जीतते हार गए। रिन इस पे थोड़ा चिढ़ते हुए बोलता है कि बस यही, मुझे तो मजा भी नहीं आया, ये क्या कोई गेम है ये? असिस्टेंट को इग्नोर करते हुए हमारा लिन से बोलता है कि चलो चले खाना खाते हैं, मुझे भूख लग रही है। तभी अचानक से असिस्टेंट रिन को रुकने का संकेत देता है और कहता है कि जो पैसा आपने हारा है वो हमें देना पड़ेगा। रिन उसे बोलता है कि मैंने कब तुम्हारा पैसा लिया? असिस्टेंट इस पे बोलता है कि मास्टर जो चिप्स मैंने आपको 2 दिए थे उनका पैसा मैं वो मांग रहा हूँ। असिस्टेंट का रवैया थोड़ा बदलता है और वो कहता है कि ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, यहाँ पे कोई भी चीज फ्री नहीं है, यहाँ पे हर एक चिप की कीमत 100 गोल्ड से ज्यादा है। सर्विस टैक्स और इंटरेस्ट को जोड़ के पूरा हिसाब लगाएं तो 250 गोल्ड कॉइन आपको देने पड़ेंगे। अगर तुम पैसा लेके नहीं आए हो तो अपनी मेड को यहाँ पे छोड़ो और चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। चुप हो जा झूठे कहीं के। लिलिन पीछे से बोलती है कि सिस्टर और मास्टर आपको इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, एक चिप्स की कीमत 1 सिल्वर कॉइन है और ये बहुत झूठ बोल रहा है। मेरे प्लान को बिगाड़ने वाली तुम होती कौन है? अरे कोई आओ पीटो इसे। तभी हम देखते हैं कि एमसी ने एक मस्त सा मुक्का उसे जड़ दिया होता है और वो हवा में उड़ रहा होता है। तुम्हें बोलने के लिए किसने कहा? अरे ये सब मेरा है। वहां पे खड़े लोग सब लोग वो कूपन और वो जो भी कॉइन्स थे उनको कलेक्ट करने पे लगे होते हैं। उनको देख के रिन कहता है कि ये सारे लोग तो भाई बिल्कुल ही निकारा हो गए हैं, इनको जरा भी ध्यान नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी एक बंदे की एंट्री होती है और वो कहता है कि कौन मेरे कैसीनो में गंद मचा रहा है। हालांकि रिन को उसी के आने का वेट था, यही तो उसका प्लान था। रिन उसे देख के हल्की सी मुस्कान में कहता है कि तो बड़ी मछली फंस गई जाल में। वो बंदा आके अपने 2 चमचों को कहता है कि जो भी गंद मचा रहा है उन्हें पीटो, उन्हें पता लगना चाहिए कि यहाँ पे गंद मचाने का अंजाम क्या होता है। वो दोनों चमचे उन लोगों को मारते हैं जो बंदे कॉइन्स को उठा रहे थे। हालांकि जिन बंदों की पिटाई हो रही थी वो माफी मांग रहे थे, बट उन पे कोई रहम नहीं किया जा रहा था, बस उन्हें पीटा जा रहा था। कैसीनो में बाकी खड़े सब लोग डर से सहम जाते हैं जब वो बंदा आता है और वो ऑर्डर देता है कि इनको पीटो। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो उसे रोके या फिर कुछ बोले। ये सारी मेरी गलती है, अगर मैं मास्टर को यहाँ पे लेके नहीं आती तो ये लोग स्कैम नहीं होते और इस मुसीबत में नहीं फंसते। हमें लिलिन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि रिन डॉक्टर को कह रहा होता है कि प्लीज डॉक्टर इसकी मम्मी को बचा लीजिए, जितना भी पैसा लगेगा वो पे करेगा। लिलिन ये फ्लैशबैक देखने के बाद यही कहती है कि मुझे भी बड़े भाई का साथ देना पड़ेगा। लिलिन आगे बढ़ती है और चिल्ला के बोलती है कि मेरे होते हुए कोई भी मेरे बड़े भाई को स्कैम नहीं कर सकता। आसपास में खड़े लोग उस लड़की को देख के बोलते हैं ये लड़की कौन है? अरे नहीं, ये तो अब मरने वाली है। वो बंदा लिलिन की बात को सुन के कहता है कि क्या बच्ची, तूने मुझे कुछ कहा? तुम्हारा कैसीनो लोगों को ठगता है, तुम्हारे कैसीनो ने पता नहीं कितने परिवार
उजाड़ दिए। मैं अपने बड़े भाई और सिस्टर को बुली होते हुए नहीं देख सकती, वो अच्छे लोग हैं। लिलिन की बात को सुन के वो लड़का गुस्से में उस पर हमला कर देता है और हमला होते हुए देख के लिलिन अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है कि अब मैं पिटने वाली हूँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं। तब लिलिन अपनी आंखें खोलती है और वो देखती है कि रिन उस बंदे का हाथ पकड़ के खड़ा होता है और रिन कहता है कि ना केवल इसके स्टेट्स जो हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, बट कि इसकी लॉयल्टी जो है, लॉयल्टी सिर्फ 5 पे है, यानी कि ये लड़का भरोसे के लायक भी नहीं है। कसिनो का ओनर रिन से कहता है कि मेरे रास्ते में मत आओ, कुचल दिए जाओगे। तो इस पे रिन कहता है कि मैं तेरे रास्ते नहीं आऊंगा, बल्कि मैं उस रास्ते को उखाड़ के वहां पे हाईवे बना दूंगा। इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर ही जीतता है। अरे ज्यादा उछलो मत, तुम्हें पता भी है मेरा बैकग्राउंड क्या है। मुझे तेरे बैकग्राउंड से कुछ भी नहीं लेना देना, पर मुझे एक बात जाननी है। एमसी फिर ताली बजाता है और हम देखते हैं कि बहुत सारे सैनिक रिन को गार्ड करने के लिए आ जाते हैं। हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत से नोवेल्स आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे एक आदमी बोलता है कि मैं अपनी डॉटर की शादी रीन से करवा दूंगा। मिस्टर लुकस, मैंने सुना है कि आपने हाल ही में बहुत सारा पैसा छापा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब सिटी लॉर्ड की मेहरबानी से हुआ है। उनमें से एक बंदा हाथ में वाइन का गिलास पकड़ के सोच रहा होता है कि ये इंसान का प्लान तो देखो, ये बंदा अपनी बेटी से ग्रैंड ड्यूक को अपने साइड करना चाहता है। मेरी बात सुनो, तुम्हें बैंकेट के टाइम पे रिन को डराना है, ठीक है? मैं आपकी बात समझ गया। और ये वेसल्डो का बच्चा कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा। अगर वो यहाँ पे रह के ग्रैंड ड्यूक के सन के साथ दोस्ती कर लेता तो उसमें हमारा ही फायदा होता। मुझे इस सिटी लॉर्ड के बच्चे पर भी इतना भरोसा नहीं है, ये कभी भी धोखा दे सकता है। अभी हॉल में अनाउंसमेंट होती है कि हाइनेस रिन एडगर पहुंच चुके हैं। मास्टर रिन, मैं रेवन फैमिली का हेड हूँ और मैं आज कुछ गिफ्ट आपके लिए लेके आया हूँ। मास्टर रिन, और मैं राउस्टर फैमिली का हेड हूँ और मैं आप अपने साथ अपनी पुत्री को लेके आया हूँ, प्लीज उसे भी देखिएगा। तो रिन सबको बोलता है कि क्या सब लोग यहीं पे उपस्थित हैं? तो हम लोग शुरू करते हैं। एक ब्लूप्रिंट बाहर निकाला जाता है और उसको देख के सब लोग यही बोलते हैं कि ये क्या चीज है, देखने में तो लग रहा है कि जैसे घर हो। रिन बोलता है कि ये ब्लूप्रिंट है डैम का, जो कि हम बनाने वाले हैं। अरे ये डैम क्या चीज होती है? मुझे क्या पता, लगता है मछलियां पकड़ने के लिए होगा कुछ। अरे चिंता मत करो, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। ली जरा मुझे मैप देना। मैंने दोपहर को एसलिंग सिटी का जियोग्राफिकल लोकेशन देखा है और मैंने ये देखा है कि हर साल एक भारी मात्रा में बाढ़ आती है नॉर्थ सिटी में। जब तक हम डैम नहीं बनाएंगे तब तक ये बाढ़ ऐसे ही आती रहेगी और हमारी फसलों को और हमारी जमीन को ऐसे ही खराब करती रह जाएगी। वाह, क्या बात सोची है इस बंदे ने। अगर हम लोगों ने ये डैम, जो भी ये बोल रहा है, अगर ये बना दिया तो हमारा जो फसल का प्रोडक्शन का काम है वो बहुत बढ़िया तरीके से इंप्रूव हो जाएगा। मुझे ये ग्रैंड ड्यूक का सन सिंपल आदमी तो नहीं लग रहा। मास्टर रिन, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? मुझे पैसा चाहिए, कंस्ट्रक्शन के काम को करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। पर मास्टर, हम तो बहुत गरीब हैं। माना कि रिन स्मार्ट है और काफी ऊंची सोच रखता है, पर वो पैसा ऐसे लोगों से मांग रहा है जो कि पैसों के इतने लालची हैं कि उन्होंने आम प्रजा को भी ठगने से नहीं हिचकिचाए हैं। खुद को गरीब कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे एक रास्ता मालूम है जहां से मैं पैसे ले सकता हूँ। मैंने दोपहर को एक कैसीनो में रेड करी और वहां से मैंने 50,000 गोल्ड कॉइन जमा करवाए। तुम लोगों को मालूम है क्या एसलिंग सिटी में और कितने कैसीनोज हैं? क्या इसने कैसीनो पे रेड किया है? इसका मतलब है कि इस महीने भी हमारा हफ्ता हमें नहीं मिलेगा। अब ऐसा मत बोलना कि जिस कैसीनो को मैं पसंद करता हूँ उसी पे इसने रेड किया। पर एसलिंग सिटी के सारे कैसीनोस मास्टर एड्रियन के द्वारा चलाए जाते हैं। इसका मतलब ये छोटा उस्ताद तो अब मुसीबत में फंस गया। कितना पागल इंसान है ये। अगर ये चुपचाप आता और हमसे बात करता तो अलग बात होती, पर इसने अब मुझे उंगली करी है। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, डिस्ट्रॉय कर दूंगा। एंड्रियन आगे आता है और रिन से बोलता है कि मास्टर रिन, आपको अगर शायद मालूम ना हो तो कैराडोरियल नेशन के लॉ के हिसाब से ही हम लोग कैसीनो चलाते हैं। तो इस पे सारे के सारे बंदे जितने भी भीड़ में होते हैं, जिनके भी शेयर्स होते हैं उसमें कैसीनोज में, वो बोलते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग लॉ को फॉलो कर रहे हैं। और मास्टर रिन, जो भी आपने किया है वो लॉ में नहीं आता, वो तो अपनी मनमर्जी करना हुआ। सारी की सारी भीड़, जितने भी लोग होते हैं वहां पे, वो रिन पे चढ़ जाते हैं और उसको बोलते हैं कि नहीं, आप रूल को तोड़ रहे हो, लॉ को तोड़ रहे हो, आप मास्टर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी कैसीनो पे रेड कर दोगे, ये लॉ में है ही नहीं। एड्रियन मुस्कुराते हुए कहता है कि यंग मास्टर, तुम बहुत महामूर्ख हो क्योंकि तुम्हें बंदों को कंट्रोल करने नहीं आता, उनसे डील करने नहीं आता।
अच्छा, जब मैं डोनेशन मांग रहा था तब तुम सब गरीब हो गए थे, और कसीनो के लिए देखो कैसे आवाजें उठ रही हैं। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ कि तुम कैसे शामिल हो कसीनो चलाने के मामले में। मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, नहीं तो फिर मत कहना कि मुझे मौका नहीं दिया। मास्टर रिन, तुम्हें क्या लगता है तुम जो ये बेवकूफी कर रहे हो उसके बाद ग्रैंड ड्यूक तुम्हें आसानी से माफ कर देंगे? अच्छा, तो तुम कानून की बातें कर रहे हो मेरे सामने। चलो ठीक है, तो कानून की बात ही करते हैं अब। रिन बोलता है, सिपाहियों, उन दोनों छपरियों को बाहर लेके आओ, आज मैं उन दोनों के साथ कानून कानून खेलूंगा। एंड्रियन काफी चौंकते हुए कहता है, ये दोनों यहाँ कैसे आ गए? ये दोनों तो मेजरलो के साथ ही रहते थे ना। मिस्टर एड्रियन, क्या आप इन दोनों को जानते हो? मैंने इन दोनों को कभी नहीं देखा। और इन दोनों को यहाँ लाने का तुम्हारा मकसद क्या है मास्टर रिन? नहीं, मेरा मकसद कुछ भी नहीं है, बट मेरे ऊपर एक हमला हुआ था दोपहर के टाइम पे और इन दोनों ने मेरी जान लेने की कोशिश करी थी। जब मैंने इनको पकड़ा तो इन्होंने कहा था कि तुम जानते नहीं हो हमें, हमारी पहुंच ऊपर तक है। तो मैंने सोचा वो ऊपर वाले बंदे शायद यहीं पे हैं। एंड्रियन घबराता हुआ कहता है कि अब तो मैं फंसने वाला हूँ। सैनिक, इनको ऊपर उठाओ और सबको देखने दो, जिससे कि मुझे वो बंदा मिल जाए जो इन्हें पहचान ले। मालूम तो सबको होता है कि वो वेजलो के फॉलोवर्स हैं, बट कोई भी ना कुछ नहीं बोलता, बस सब सहमे होते हैं और देख रहे होते हैं कि आगे क्या होगा। क्या मास्टर इन ने ये कहा कि ये दोनों उसे मारने के लिए भेजे गए थे? अब ये सुन के तो लगता है मिस्टर एडियन किस्मत खराब है आज। अगर इन दोनों बेवकूफों ने कुछ बक दिया तो मेरी फैमिली तो खत्म। एंड्रियन तभी एक चाल चलता है, वो चाकू उठाता है और कहता है कि सालों कुत्तों, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ग्रैंड ड्यूक के सन पर हमला करने की? और एंड्रियन उन दोनों को मार देता है। फर्श पे खून ही खून होता है और एंड्रियन सोचता है कि अब ये बोल ही नहीं पाएंगे तो रियन को पता कैसे चलेगा। और एंड्रियन रिन के सामने खड़ा हो जाता है बिल्कुल मासूम बन के और कहता है कि सॉरी, मैंने आपा खो दिया। जब मैंने सुना कि इन लोगों ने आप पे हमला किया था तो मैंने इन्हें मारना उचित समझा। अगर मैंने कुछ गलती करी हो तो आप मुझे पनिश कर सकते हो। जस्टिस करने का आपके अंदर काफी अच्छा सेंस है। मैं ये बात बोल सकता हूँ कि मिस्टर एंडियल एक अच्छे और बढ़िया नोवेल है, जैसा कि मैंने सोचा था। रिन काफी काइंड हार्ट है और ये पिघल जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं आप सबको मिलाना चाहता हूँ सबसे बढ़िया और सबसे दरिया दिल नोवेल से। सैनिकों, उन्हें ले आइए। मेरे हाथ छोड़ कुत्ते, मैंने तुझे बताया भी था मेरे पिता जो हैं वो एजलिंग सिटी के सबसे बड़े महान नोवेल हैं। एक बार मैं छूट जाऊंगा तो मैं अपने डैड से कह के तुम सबको मरवा दूंगा। एंड्रिन अपने बेटे को देख के स्टन हो जाता है और वो कहता है वो पकड़ा गया था इसीलिए मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा था। तुमने मेरे सर्वेंट्स को मार दिया, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। एक बार मुझे छूटने दे, फिर मैं तुझे मारूंगा भी और तुझे टॉर्चर भी करूंगा। ओ अच्छा, तो तू मुझे टॉर्चर भी करेगा? मैंने तुझे बोला है ना कि एजलिंग सिटी में कोई भी मेरे सामने खड़ा नहीं होता। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इतने बहादुर नीडर आदमी से मिला हूँ। आपको भी ऐसा नहीं लगता मिस्टर एंड्रियन? अपने डैड को वहां देख के थोड़ा सा वो चौंकता है और फिर कहता है ओ बच्चे, तुमने तो खुद ही अपनी मौत को बुला लिया है यहाँ पे। तुम्हें मालूम भी है मेरा डैड कौन है? वो एक, जैसे ही उसका वर्ड पूरा होता वैसे उसका बाप कहता है चुप रहे हरामखोर, घुटनों में गिर जा अपने। डैड आप क्या बोल रहे हो? मैंने कहा घुटनों में गिर अपने। मास्टर रिन, मेरा लड़का मूर्ख है, महामूर्ख है, प्लीज उसकी जान बख्श दो। मेरी पोजीशन में जो भी होगा मैं वो सब चीज आपको दे दूंगा। इसी बीच बेजरलो को एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे उसका फादर कह रहा होता है कि कल ग्रैंड ड्यूक का सन हमारे यहाँ आने वाला है और उससे तुम्हें दोस्ती करनी है। तो वो एक घबराहट भरी आवाज में पूछता है कि क्या 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 तुम ग्रैंड ड्यूक के सन हो? तो क्या तुम्हें इतने सैनिक देखने के बाद भी पता नहीं चला? इस पे वो अपना माथा पटकता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से इस बार गलती हो गई, ये गलती दोबारा नहीं होगी। इस पे एंड्रिन कहता है कि मास्टर रिन प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें एक मौका दीजिए अपनी गलती को सुधारने का। इस पे रिन कहता है कि आज तक तुमने जितना भी लीगल इलीगल पैसा कमाया है वो सारा का सारा मुझे देना होगा और मैं इंश्योर करूंगा तुम्हारी सेफ्टी का। इसके बाद एंड्रियन उनका शुक्रिया करता है और अपने मन में कहता है कि बच गया भाई आज तो। तभी एंड्रियन पीछे देखता है और जहाँ पे सिटी लॉर्ड हंस रहा होता है उसको देखने के बाद एंड्रियन कहता है कि मैं तो फंस चुका हूँ, अब मैं तुम्हें भी फंसाऊंगा। मास्टर रिन, मुझे कुछ रिपोर्ट करना है। सिटी लॉर्ड एल्ड्रिक जो है वो बाहर के शत्रुओं से मिला हुआ है और वो तो ग्रैंड ड्यूक को धोखा देने वाला है। इस पर सब लोग हैरान हो जाते हैं और सिटी लॉर्ड की तरफ देख रहे होते हैं। सिटी लॉर्ड हैरान हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है भाई, मैं तुम्हें चुपचाप छोड़ रहा था तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम औरों पे भी दाग लगाओ। उसकी लॉयल्टी है या नहीं है वो मैं जज करूंगा, तुम नहीं। सैनिकों, इन लोगों को जल्दी से जल्दी खत्म करो। सिटी लॉर्ड चौंकते हुए सोचता है कि जैसा मास्टर ने कहा था ये बंदा वैसा ही है, बिल्कुल बेवकूफ। सिटी लॉर्ड बाहर रिन के पास आता है और कहता है कि मास्टर रिन, आपका जो ये तेज
रवैया है, तेज निर्णय करने का रवैया है, वो मुझे काफी पसंद आया। मैं इसकी सराहना करता हूँ। मैं आपका और ग्रैंड ड्यूक का ईमानदार आदमी हूँ और मैंने कभी भी किसी भी विद्रोह के बारे में नहीं सोचा। रिन उसे आश्वासन देते हुए कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं उस पर भरोसा करता हूँ। हालांकि रिन उसका स्टेटस भी देख रहा होता है जिसमें ग्रीड भर भर के होता है, झोले भर भर के ग्रीड होता है और मुट्ठी भर उसमें लॉयल्टी होती है। ये देख के रिन सोचता है कि हाँ सच में इसका मैं कैसे बिलीव करूं। सबसे पहले तो ये बंदा ही मुझे धोखा देगा। दोस्तों हमारे चैनल पे डेली वीडियोस आने वाली हैं, मैं इसी सीरीज को कंटिन्यू करने वाला हूं, तो स्टे ट्यून। मांगा एक्सप्लेन इन हिंदी।